जू नेनियन खिड़की के पास खड़ी थी और उसने देखा कि कुछ लोग उसके चेहरे पर मुस्कान लिए आ रहे हैं। आज के बाद उसका भाई जिकियांग वयस्क हो जाएगा। बाहर कई गांव की लड़कियां गेट को अवरुद्ध कर रही थीं, जबकि जू नेनियन और जू सिसी अपने कमरे में ही रहीं। कमरा युवा लड़कियों से भरा हुआ था, सभी बातें कर रही थीं और शोरगुल से भरी हुई थीं। माहौल एक क्षण में गर्म हो गया। जू जिकियांग को परेशानी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने जिन यू से सलाह मांगी थी। इसलिए जब लड़कियों के एक समूह ने गेट को अवरुद्ध कर दिया तो जू जिकियांग ने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसों से भरे लाल पैकेट बिखेर दिए। उसने 100 से अधिक लाल पैकेट तैयार किए थे और उन सभी को एक ही बार में बाहर फेंक दिया। जिस तरह से उसने उन्हें फेंका वह काफ़ी प्रभावशाली था। फिर जो लड़के और लड़कियां दरवाजे को अवरुद्ध कर रहे थे वे जमीन पर पड़े लाल पैकेट उठाने में व्यस्त हो गए और उनके पास प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने का और समय नहीं था। पास में खड़े डोंगजी ने मुंह सिकोड़कर जू जिकियांग के सीधे दृष्टिकोण को देखा और वह भी उनमें शामिल होकर कुछ चीजें उठा लेने के लिए ललचा रहा था। जिकियांग, बाद में तुम क्या करोगे जब कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और तुमने सारे लाल पैकेट फेंक दिए होंगे? जू जिकियांग ने डोंगजी की ओर देखते हुए अपनी भौहें गहरी सिकोड़ लीं। डोंगजी, जो अब जू जिकियांग के सहायक के रूप में काम कर रहा था, उस समय भयभीत हो गया जब जू जिकियांग ने उसे गुस्से से घूरा। काफ़ी देर बाद जू जिकियांग ने अंततः कहा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं कही? यह उसकी पहली शादी थी, उसे ये सब कैसे पता चलता? भयभीत भाव से डोंगजी ने उत्तर दिया, आपने मुझसे भी पहले नहीं पूछा। इसके अलावा डोंगजी ने भी उससे इतना बलशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। जू जिकियांग ने डोंगजी को दोष नहीं दिया। उसे याद आया कि जू नेनियन की शादी के दौरान वह भी कमरे में था, लेकिन उसकी बहन खुद ही बाहर भाग गई थी। उसकी बहन को देखो, कितनी चतुर है। कुछ सोचने के बाद जू जिकियांग को लगा कि चेन शियाओरो को शायद इन औपचारिकताओं से कोई आपत्ति नहीं होगी और वह तुरंत आश्वस्त हो गया। इस प्रकार समूह ने गेट को धक्का देकर खोला और कमरे के दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा कसकर बंद था। जू जिकियांग ने भौहें चढ़ाईं और चिल्लाया, जियो रॉ, दरवाज़ा खोलो, मेरे पास और कोई लाल पैकेट नहीं है, मैंने उन्हें बस बिखेर दिया है। जैसे ही वह चिल्लाया, सभी लोग भ्रमित हो गए और जू जिकियांग को घूरने लगे। क्या आप गंभीर हैं? जू जिकियांग को इसमें कुछ भी अजीब या गलत नहीं लगा। बाहर खड़ी भीड़ के टखने लगभग मोच खा गए, यहाँ तक कि जिन यू और उसके पीछे खड़े दो साथियों के मुंह के कोने भी सिकुड़ गए। ये शाओटिंग ने जिन यू के कंधे पर अपना हाथ रखा, मैंने आखिरकार तुमसे भी ज़्यादा अपमानजनक व्यक्ति को देखा है। जिन यू को लगा कि वह जू जिकियांग से कहीं बेहतर है। कम से कम वह अपनी पत्नी से रोमांटिक शब्द तो अर्जित कर पाया था। यदि दुल्हन का स्वभाव शू नेनियन जैसा हो तो वह उसी समय उसके सिर पर करछूल फेंक सकती है तथा उसे जल्दी से मर जाने के लिए कह सकती है। उसकी पत्नी पहले इतनी कोमल नहीं थी, जब भी जरूरत होती थी उसका उग्र स्वभाव भड़क उठता था। जिन रुयांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जू जिकियांग की हरकतों को देखा और महसूस किया कि उन्हें याद रखना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कमरे के अंदर जू जिकियांग की चीख सुनकर सभी लोग दंग रह गए। जू नेनियन का मन तो कर रहा था कि वह दरवाजा खोले और अपने भाई को जूते के कुशन से मार दे। आपका क्या मतलब है कि लाल पैकेट चले गए हैं? क्या आप स्वयं कुछ समझ नहीं पाए? जू सिसी दरवाजे की ओर झुकी और दरार से चिल्लाए, भाई की आंख, लाल पैकेट के बिना प्रवेश नहीं। जू जिकियांग ने पूछा, ये हमारे परिवार की कौन सी बहन है? चेन शियाओरो चिंतित हो गई और उसने जू नेनियन को खींचते हुए कहा, बहन, जिकियांग ने कहा कि उसके पास और कोई लाल पैकेट नहीं है, शायद हमें इसे जाने देना चाहिए। जू नेनियन ने चेन शियाओरो के सिर पर मजे से हाथ फेरा, चिंता मत करो, सब ठीक है। ये लड़की शादी करने के लिए बहुत उत्सुक थी। वह स्वयं उस समय बाहर भागी थी क्योंकि जिनयू द्वारा लाया गया रोमांस बहुत अधिक भारी था, इसीलिए वह इतनी उत्सुक थी। जिकियांग क्या लाया? जू नेनियन अपनी आंखें भी नहीं घुमाना चाहती थी ताकि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए कोई बुरा उदाहरण न बने। उसका भाई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? कोई लाल पैकेट नहीं बचा है, मुझे क्या करना चाहिए? जू जिकियांग ने पस को छुआ और असहाय होकर बोला। उसने डोंगजी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई लाल पैकेट है? डोंगजी ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैंने तुम्हें वे सभी चीजें दे दी जो मैं लाया था। समूह के पास अपने बटुए की तलाशी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में उन्हें केवल एक युआन मिला जो जिन यू की जेब से निकाला गया था। शादी में आए सभी लोगों ने यान कुई हुआ द्वारा विशेष रूप से बनाए गए सूट पहने हुए थे, वे बिना पैसे के नए कपड़े थे। जू जिकियांग ने अपने होठों को भींचा और दरवाजे की दरार से एक युआन डाला, क्या ये पर्याप्त है? वरना पहले दरवाज़ा खोलो, मैं बाद में तुम्हें और दूंगा। हा, बहन नेनियन, मेरा भाई की आंख बहुत गरीब है। जू सिसी ने एक युआन पकड़े हुए जोर से हंस दिया। जू नेनियन भी जू जिकियांग की हरकतों पर तब तक हंसती रही जब तक उसके पेट में दर्द नहीं होने लगा। शादी तो बस मौज मस्ती के लिए होती है, उस थोड़े से पैसे की परवाह कौन करता है?
और बाद में दे रहे हैं। बाद में दूसरों से इसे वापस मांगने में आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। कमरे में अभी भी काफ़ी ग्रामीण लड़कियां थीं और जू जिकियांग की बातें सुनकर वे सभी अपने मुंह ढककर हंसने लगीं। शू जिकियांग के तरीके न केवल दूसरों के लिए अस्वीकार्य होंगे, बल्कि उसकी अपनी बहन शू नैनियन भी उसे अंदर आने देने के लिए सहमत नहीं होगी। उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी बहुत अधिक थी। जू सिसी द्वारा जू जिकियांग को भिखारी कहने की बातें बाहर सभी ने सुनी। जू जिकियांग को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी उसे अपनी बड़ी बहन की स्नेह भरी आवाज़ सुनाई दी। जू नैनियन ने कहा, हम उन्हें इतनी आसानी से अंदर नहीं आने दे सकते। जू जिकियांग ने बुदबुदाया, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आप किस ओर हैं? उन्होंने हार मानते हुए कहा, बहन, मेरे पास सचमुच अब कोई पैसा नहीं है, मैंने सब कुछ फेंक दिया। बाहर मौजूद लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर दरवाजे पर धावा बोलने का सुझाव दिया। डोंगजी चिल्लाया, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम दुल्हन को छीन लेंगे। दोस्तों, दरवाज़ा तोड़ दो। और फिर किसी ने सचमुच दरवाजे पर धमाका करना शुरू कर दिया। लकड़ी का दरवाज़ा जोर से टकराया, लगभग बल का सामना करने में असमर्थ। बहन नैनियन, हमें क्या करना चाहिए? जू सिसी ने चिंतित होकर चिल्लाया। फिर उसने कहा, देवियों, जल्दी करो और दरवाज़ा बंद कर दो। लड़कियों का एक समूह खिलखिलाकर हंसने लगा और उत्साह से दौड़कर दरवाज़ा बंद करने लगा, जिससे कमरा हंसी और खुशी से भर गया। जू नैनियन गर्भवती होने के कारण शोरगुल वाले दृश्य में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए वह स्वचालित रूप से चेन शियाओरो के बगल में बैठ गई। उनकी चंचल हरकतों को देखना। दरवाजे के बाहर से शोर बढ़ता गया और जब ऐसा लगा कि लड़कियां अब और नहीं रोक सकती, तो जू नैनियन चिल्लाया, जिन यू, मैं दरवाज़ा बंद करने आ रहा हूँ। जिन यू, जो आराम से बाहर से हंगामा देख रहा था, जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे लगभग दिल का दौरा पड़ गया और जू जिकियांग भी थोड़ा डरा हुआ था। परिणामस्वरूप दरवाजे को धक्का दे रहे उन बड़े भाइयों को जू जिकियांग और जिन यू ने एक एक हाथ में लेकर एक तरफ खींच लिया। धमाके की आवाज़ शांत होने पर जू नैनियन ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। ओह, ये वास्तव में काम कर गया, और वह अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। ये देखकर कि अब कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है, जू सिसी ने जू नैनियन को अंगूठा दिखाया। बहन नैनियन, ये शानदार था। जू नैनियन ने अपनी जीभ बाहर निकाली, एक दुर्लभ बालसुलभ पक्ष दिखाते हुए कहा, आप भी बाद में ऐसा करना सीखेंगे। जू सिसी ने पूरी तरह सहमति जताते हुए जोर से सिर हिलाया। बाहर की धमाचौकड़ी बंद हो गई थी और जू नैनियन और अन्य लोगों के लिए जू जिकियांग को हमेशा के लिए बाहर रखना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें उसे कठिन समय देना पड़ा। जूते छिपाने का काम हमेशा की तरह हुआ। तभी लड़कियों का एक समूह चेन शियाओरो के सामने जमा हो गया। जू नैनियन स्वतः ही पीछे हट गया, क्योंकि वह उनके साथ नहीं घुसना चाहता था। जू सिसी ने दरवाजे पर जू जिकियांग से कई सवाल पूछे, जिससे उसे चेन शियाओरो के गुणों की प्रशंसा करने और प्यार की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जू जिकियांग के कबूलनामे का परिणाम हास्यास्पद रूप से अजीब था। वह कठोर स्वर में बोला, मैं तुम्हें पसंद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। मस्ती और अराजकता के बीच जू जिकियांग ने अंततः चेन शियाओरो को वहां से भगा दिया। चून की दूरी कम थी, कोई कार नहीं थी, दुल्हन जमीन को छू नहीं सकती थी, इसलिए जू जिकियांग ने चेन शियाओरो को फैक्ट्री भवन के पास अपने नए घर की ओर ले गया। जुलूस प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा। जिनयू और शू नैनियन उनके पीछे चल रहे थे और उन्होंने शू नैनियन के पेट के बावजूद उसके उत्साहपूर्ण चलने को देखा। वे उसका हाथ पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाए और उससे आग्रह किया कि वह चुपचाप उनके साथ चले। जू नैनियन अपने भाई की शादी देखकर खुश है। उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता भरी मुस्कान थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने खेल खेल में जिनयू का हाथ भी झुलाया, जैसे कि वह अभी भी बच्ची हो। इस बीच जू सिसी पूरी ताकत से उनके आगे दौड़ रही थी, जबकि जिन रुयांग उसके पीछे पीछे चल रहा था और उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई बिल्ली चिपचिपी कैंडी को झटकने की कोशिश कर रही हो। जहां तक ये शाउटिंग का सवाल है, उन्हें भुला दिया गया, क्योंकि न तो जिन रुयांग और न ही जिन यू ने उन पर कोई ध्यान दिया। वह यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें राजधानी में स्थानांतरित होने का स्थानांतरण आदेश मिला था। जब उनके वरिष्ठ ने बताया कि जिन यू नानचेंग लौट आया है, इसीलिए वह उसे ढूंढने आए थे। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वहां पहुंचने पर वह जिन यू के चाचा की शादी में पहुंच जाएगा। जोड़ों को जोड़े में देखकर ये शाओटिंग को ईर्ष्या का एहसास हुआ। उन्होंने एक बार जिन यू का मजाक उड़ाया था और कहा था कि संभवतः उसे अपने जीवनकाल में कभी कोई साथी नहीं मिलेगा। फिर भी जिन यू को एक बच्चा हुआ, जबकि वह अभी भी अकेला था। इसके अलावा आखिरी व्यक्ति जो बचा था वह वही था। जिन रुयांग के पास भी कोई था जिसे वह लक्ष्य बना रहा था। दुनिया वास्तव में बदल गई थी। जू परिवार के घर पर तो और भी अधिक चहल पहल थी। कारखाने के बाहर बड़े बांध पर मेज और कुर्सियां रखी हुई थीं।
गांव की परंपरा का पालन करते हुए शू जिकियांग और चेन शियाओरो को मेहमानों के लिए शराब पीना अनिवार्य था, लेकिन वे शराब पीने वाले लोगों को भी अपने साथ रख सकते थे। यान कुईहुआ ने स्पष्ट किया कि जू जिकियांग और चेन शियाओरो को आज रात नशे में धुत होने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें पीने के लिए दूसरे लोगों को ढूंढना पड़ा। चेन शियाओरो को अविवाहित महिलाएं ढूंढनी थीं, जबकि जू जिकियांग को अविवाहित पुरुष ढूंढने थे। इस प्रकार जू सिसी, जो एक तरफ खड़ी थी, को अजीब तरीके से आगे धकेल दिया गया और वह सरोगेट ड्रिंकर बन गई। इस कार्य में उनके साथ जुओ किंग भी थे, जिन्होंने स्वेच्छा से यह कार्य किया। जू सिसी और जुओ किंग ध्यानपूर्वक चेन जियाओरो के पीछे चले। दोनों ने अपने हाथों में शराब के प्याले पकड़ रखे थे। जू सिसी ने मन ही मन सोचा, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ? मैं अभी भी बच्चा हूँ, मेरी परदादी इतनी क्रूर क्यों हैं? उसकी स्मृति में वह क्षण कौंध गया जब यान कुईहुआ उसे ढूंढने आया था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तेजी से खींच कर ले गया था ताकि वह शराब पीकर खड़ा हो जाए। उस समय जू अहोंग और लियू बुइमेई अभी भी वहीं थे। नानचेंग में, विशेष रूप से किंगशान गांव में, शराब पीने की परंपराओं का बहुत सम्मान किया जाता है। जू सिसी ने विरोध करना चाहा। जू अहोंग के पास जाकर विनती की, पिताजी, मुझे पीना नहीं आता। जू अहोंग ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, क्या आप सुझाव दे रही हैं कि मुझे पीना चाहिए? ये पुत्रवत व्यवहार नहीं होगा। उनके विचार एक ही तरंगदैर्ध्य पर नहीं थे। भूख लगने के कारण जू नैनियन का पेट पहले से ही गड़गड़ा रहा था। उसकी देखभाल करने वाले यान कुईहुआ को पता था कि उसे मीठा वाइन राइस केक बहुत पसंद है, जो संयोग से उसी सुबह तैयार किया गया था। दिन भर की भागदौड़ के बावजूद यान कुईहुआ ने जू नैनियन के लिए मीठे वाइन राइस केक का बर्तन गर्म करने का समय निकाल ही लिया। जू नैनियन ने खुशी खुशी 2 कटोरे खाए और 2 कटोरे मीठे वाइन सूप भी पिए। खाने के बाद वह बस सोना चाहती थी, इतना अधिक कि वह कमरे में होने वाले उत्सवों में भी शामिल नहीं हो सकी। जिनयू जू नैनियन को वापस कमरे में ले गया, उसे सोने के लिए बिस्तर पर गिरते देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। क्या वह नशे में हो सकती है? इसके बारे में सोचने के बाद जिनयू को लगा कि यह असंभव है। मीठी शराब में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है और उच्च तापमान पर उबालने के बाद अल्कोहल की वह नगण्य मात्रा वाष्पित हो जाती है। इसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं बचता, अन्यथा जिनयू उसे इसे पीने की अनुमति नहीं देता। हालांकि जिनयू को यह नहीं पता था कि अंतरिक्ष से पानी पीने के कारण जू नैनियन का शरीर असामान्य रूप से विशेष था, जिससे वह विशेष रूप से संवेदनशील हो गई थी। यद्यपि मीठी शराब में अल्कोहल नहीं था, फिर भी उसकी सुगंध पर्याप्त थी। वाइन शब्द से संबंधित किसी भी चीज से वह नशे में आ सकती थी, बशर्ते कि उसकी मात्रा पर्याप्त हो। तीसरा अद्यतन 493 अध्याय 492 जिम्मेदारी। तीसरा अद्यतन, उसने आज न केवल मीठी शराब चावल केक खाया बल्कि सारी मीठी शराब भी पी ली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह नशे में है। लाल चेहरे के साथ उसके कोमल और मनमोहक रूप को देखते हुए जिनयू ने अपना सिर नीचे किया और उसे सुलाने के लिए बिस्तर पर ले जाने से पहले उसके होठों को हल्के से चूमा। जबकि जू नैनियन अपने बच्चे को साथ लेकर नशे में था, वहीं दूसरी ओर जू सिसी और जुओ किंग की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। दोनों ने बहुत अधिक शराब पी ली और उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद दोनों लड़कियां भी नशे में धुत हो गईं। यद्यपि शाम हो चुकी थी, फिर भी वहां बहुत से लोग थे। जब जू सिसी और जुओ किंग उल्टी करने के लिए अलग अलग रास्ते पर चले गए तो नशे में धुत दोनों लड़कियां उलझन में इधर उधर देखने लगीं। ये कहाँ है? उस समय जू सिसी मासूमियत से एक कुएं के किनारे पर लेटी हुई अंदर झांक रही थी। वह नीचे टटोलते हुए मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराई, कितना बड़ा बेसिन है। हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ। जिन रुयांग ने केवल एक पल के लिए अपना सिर घुमाया था और जब तक उसे एहसास हुआ कि जू सिसी चली गई है, वह उसे बेतहाशा खोज रहा था। जब अंततः उसे वह मिल गई तो वह बुरी तरह डर गया। वहां जू सिसी थी, जिसने अपना कोट और पैंट उतार दिया था, जमीन पर फेंक दी थी, केवल एक टैंक टॉप और शॉर्ट्स में, अपनी बाहें फैलाए कुएं पर खड़ी थी, चिल्ला रही थी, मैं नहाने जा रही हूँ। फिर वह सीधे नीचे कूद गई। जियो सिसी। जिन रुयांग ने आगे बढ़कर ठीक समय पर जू सिसी का हाथ पकड़ लिया। जब जू सिसी को अचानक पीछे खींच लिया गया तो उसने अनिच्छा से विरोध किया, संघर्ष करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो बुरे आदमी, मुझे जाने दो, मैं नहाना चाहती हूँ। हालांकि जिन रुयांग की नज़र में उसका संघर्ष कोई प्रयास नहीं था और न ही उल्लेख करने लायक था। उसने उसे आसानी से वापस ऊपर खींच लिया। लेकिन नशे में धुत जू सिसी कुछ हद तक विद्रोही थी। जब जिन रुयांग ने उसे ऊपर खींचा तो उसने गुस्से में उसे जमीन पर धकेल दिया। फिर वह उसके पैरों पर बैठ गई और जिन रुयांग के कपड़े उतारने लगी। जिन रुयांग हंसने और रोने से खुद को नहीं रोक सका। उसने जू सिसी के हाथ पकड़ लिए और उसकी आवाज़ धीमी हो गई, हमेशा की तरह कोमल नहीं। अच्छा बनो, इसे बंद करो। जिन रुयांग ने थोड़ा प्रयास करके उठकर बैठने का प्रयास किया और जल्दी से उस युवा लड़की को कपड़े पहनाए।
जू सिसी अभी भी संतुष्ट नहीं थी, वह मुंह बना रही थी और बड़बड़ा रही थी। वह बार बार नहाने की जिद कर रही थी। वह सचमुच बहुत नशे में थी। जिन रुयांग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। यदि यह प्रथा न होती कि पुरुष महिलाओं की ओर से शराब नहीं पी सकते, तो अब तक वह उनका पे समाप्त कर चुके होते। जब जिन रुयांग जू सिसी को कपड़े पहना रहा था तो कुआं फैक्ट्री की इमारत के ठीक बगल में था, ज़्यादा दूर नहीं। जब जू अहोन बाहर आया तो उसने जिन रुयांग को जू सिसी को कपड़े पहनाते हुए देखा। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, क्या उनकी बेटी शराब के नशे में हिंसक हो गई है। उनका दूसरा विचार था, क्या उन्हें संबंध स्थापित करने के लिए यह मौका लेना चाहिए। वह बता सकता था कि उसकी काली लड़की को जिन रुयांग पसंद है। उसका तीसरा विचार था, अरे नहीं, वह अभी भी एक पिता है, वह ऐसे ही भाग नहीं सकता। अंत में संघर्ष के बाद जू अहोंग ने सही काम करने का फैसला किया। वह दौड़कर आया और अपनी बेटी को छीन लिया और जिन रुयांग से कड़ाई से पूछताछ की, तुम मेरी लड़की के साथ क्या कर रहे थे। जब जिन रुयांग ने जू अहोन को देखा तो वह चौंक गया और यह जानकर कि उसे गलत समझा गया है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। अंकल जू, मेरी व्याख्या सुनो, मैंने नहीं। क्या स्पष्टीकरण? मैंने सब कुछ देखा, तुम मेरी लड़की के कपड़े उतार रहे हो, बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। जू अहोन ने बेहोश जू सिसी को पकड़ते हुए और डांटते हुए पूछा। जू सिसी चिल्लाए और जू अहोन की बांह को काट लिया, भाई रुयांग को मत धमकाओ, तुम बड़े बदमाश हो। अरे, जू अहोन ने इस मूर्ख को लगभग थप्पड़ मारकर मार डाला। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा असली पिता, अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। जिन रुयांग ने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जू अहोन ने उस पर उंगली उठाई और कहा, बात मत करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जू अहोन ने जिन रुयांग को अविश्वास से देखा, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह इतना बड़ा जानवर हो सकता है। अंत में उन्होंने एक प्रश्न पूछा, मुझे बताओ, तुम मेरी लड़की की जिम्मेदारी कैसे लोगे। उससे सगाई करूं या शादी करूं। जिन रुयांग। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पाए इतनी तेजी से आसमान से गिरेगी। इससे पहले जब जिन यू ने उल्लेख किया था कि जू अहोंग और जिन नानकसी ने उनकी और जू सिसी की शादी बिना सहमति के तय कर दी थी, तो उन्होंने वास्तव में इसे गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब जू अहोंग की गति को देखकर जिन रुयांग ने अचानक समझाना बंद कर दिया और आकाश की ओर देखा। मौसम अच्छा है, टूटते तारे हैं, आतिशबाजी है और एक साथी भी है। चाचा फैसला कर सकते हैं। जिन रुयांग ने गंभीरता से कहा। जू अहोंग के पास अभी भी कहने के लिए बहुत कुछ था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिन रुयांग इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। इससे पहले घर पर जब यह एक दृश्य का कारण बनता था, ये वयस्कों के मामले थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि जिन रुयांग एक सुअर द्वारा गोभी पर हमला करने के लिए इतनी आसानी से सहमत होंगे। यह जू अहोंग को अचानक थोड़ा अनिच्छुक महसूस हुआ। वह युवक इतना मिलनसार था, ईमानदारी और निष्ठा की प्रतिमूर्ति था। जू अहोंग को लगा कि उसकी योजनाएं किसी बड़े बदमाश की तरह थीं। इस पर विचार करने के बाद उन्हें अचानक महसूस हुआ कि अब सही काम करने का समय आ गया है, न कि अपनी बेटी की खुशी के लिए उस युवक का जीवन बर्बाद करने का। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा। चलो मान लेते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। नशे में धुत जू सिसी को उठाते हुए उसने आह भरी, ये लड़की बहुत भारी है, मानो सुअर से उसका पुनर्जन्म हुआ हो। जिन रुयांग तुरंत चिंतित हो गया, नहीं चाचा, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी, ये सब मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जू अहोंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि यह मेरी लड़की है जो शराब के कारण पागल हो गई है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उसकी बेटी ने पहल की थी, शायद नशे में धुत होकर उसने अपने कपड़े उतार दिए थे ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को धमका सके जो उसका विरोध नहीं कर सकता था। जिन रुयांग की आंखों में आंसू थे, चाचा, मैं सचमुच। जिन परिवार के लड़के, तुम एक अच्छे इंसान हो, जू अहोंग ने आह भरी। जितना अधिक जिन रुयांग जिम्मेदारी लेना चाहता था, उतना ही अधिक जू अहोंग को लगता था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा है। वह अपनी बेटी की खुशी के लिए इतने अच्छे युवक की खुशी कैसे बर्बाद कर सकता है? वह अपना चेहरा दिखाने में भी बहुत शर्मिंदा था। जिन रुयांग, जिसे अनजाने में अच्छे आदमी का कार्ड दिया गया था, हवा में मुरझा गया। फिर उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया, हर एक टुकड़ा हवा से बिखर गया। उसका दिल रो रहा था, अंकल वापस आ जाओ, मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, सचमुच। जू अहोंग अपनी बेटी को वापस उसके कमरे में ले गया और फिर उसे लापरवाही से बिस्तर पर पटक दिया। अया, तुम मुझे मार डालोगी? क्या तुम्हारे दादाजी तुम्हें हर दिन सुअर का मांस खिलाते हैं जिससे तुम मोटे हो जाते हो? जू इरहोंग ने हौंकते हुए अपनी खुद की अक्षमता को स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर दिया कि वह अपनी बेटी को भी नहीं उठा सकता था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि जू सिसी बहुत मोटी थी। उनके शब्दों के साथ जब जू सिसी को बिस्तर पर फेंका गया तो उसका सिर बिस्तर के खंभे से जोर से टकराया।
ध्वनि काफी ठोस और धीमी थी, जिससे टक्कर की ताकत का पता चल रहा था। जू सिसी के माथे पर तुरंत ही अंडे के आकार की एक गांठ उभर आई। जैसे ही जू अहोंग ने मुड़कर देखा, गांठ को देखकर उसकी आत्मा डर गई। ये कब हुआ था? वह आगे बढ़े, अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और अपनी बेटी के माथे पर उभरे उभार को अपनी उंगली से दबाया। जू सिसी ने कराहते हुए कहा। जू अहोंग प्रसन्न हुआ। यदि आप अभी भी करा सकते हैं तो यह कोई गंभीर बात नहीं है, धन में वृद्धि है। वह जाने ही वाला था कि जू सिसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। भाई रुइयांग। जू इरहोन को तुरंत घृणा हुई। उसके सिर पर लगी गांठ पर हाथ फेरते हुए उसने उसे समझाया, उठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। भाई रुइयांग, हे। जू सिसी ने उस सौम्य भाई रुइयांग का सपना देखा जिसे वह पहले से जानती थी। सौम्य भाई रुइयांग ने उसे चूमना चाहा और उसने एक कामुक मुस्कान के साथ जवाब दिया। जू इरहोंग अपनी बेटी की अत्यंत अश्लील मुस्कान को देखकर व्यथित हो गया। वह ऐसे निकृष्ट प्राणी का पिता कैसे बना? जू इरहोंग ने आह भरी। जाने से पहले वह जू सिसी के सिर पर गांठ को छूने से खुद को रोक नहीं सका और मनोरंजन के साथ बोला, ये गांठ काफी मजेदार है। फिर वह खिलखिलाकर हंसते हुए बाहर चला गया। अपने सपनों में खोई हुई जू सिसी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसके पिता इतने निर्दयी होंगे कि जाने से पहले उसके माथे पर लगी गांठ को सहलाना न भूलें। एक बार जब जू अहोंग चला गया तो जिन रुइयांग एक चोर की तरह चुपके से जू सिसी के कमरे में घुस गया। उस समय जू सिसी अभी भी बिस्तर के खंभे को गले लगाए हुए भाई रुइयांग को पुकार रही थी। जैसे ही जिन रुइयांग ने प्रवेश किया, वह भाई रुइयांग को पुकारने की आवाज़ सुनकर पिघल गया। उसके चेहरे पर अभी मुस्कान भी नहीं फैली थी कि उसने हार मानने वाली आवाज़ सुनी, अब मेरे पीछे मत आना। यदि वह उसका पीछा करती रही तो वह असंगत हो जाएगी। वह ये नहीं बता पाएगी कि वह सचमुच उसे पसंद करती है या नहीं। अपने सपने में जू सिसी को दो जिन रुइयांग मिले। उनमें से एक वह जिन रुइयांग था जिससे वह पहली बार मिली थी। वह सौम्य हवा और चमकते चंद्रमा के समान महान था, पर्वत शिखर पर बर्फ के कमल के समान पवित्र था तथा एक प्रतिष्ठित युवा गुरु के समान कोमल था। उसका वह रूप निश्चित रूप से उसे पसंद था। दूसरा वह जिन रुइयांग था जिसने उसे जबरदस्ती चूमा था। उसकी आंखों में स्पष्ट अधिकार भाव था और जिसने जानबूझकर या अनजाने में उसका फायदा भी उठाया था। वह जहां भी जाती, दोनों जिन रुइयांग उसका पीछा करते। उसने महसूस किया कि उसे मूल वाले को पसंद करना चाहिए, लेकिन दूसरे भाई रुइयांग की आंखों में निराश भाव देखकर जू सिसी का दिल दुखता था और वह उसे जाने देने में हिचकिचाती थी। ओह, उसे क्या करना चाहिए? स्वप्न देख रही जू सिसी ने अपना चेहरा ढक लिया और जमीन पर बैठ गई। भाई रुइयांग, अब मेरे पीछे मत आना। उसे स्पष्ट रूप से यह पता लगाना था कि वह वास्तव में किसे पसंद करती है। उसने कहा था कि उसके सामने उसका पिछला व्यवहार एक नाटक था, वह असली वह नहीं था। यदि वह शुरू से ही केवल भाई रुइयांग को पसंद करती थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ गई थी जो अस्तित्व में ही नहीं था? तो जू सिसी उलझन में था, और जिन रुइयांग, जो बिस्तर के पास पहुंच गया था, ने संयोग से उसकी विनती भरी आवाज़ सुनी। उस क्षण जिन रुइयांग के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह घबराहट में जू सिसी के कमरे से लगभग भाग गया, नीचे आंगन में भागा और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाल लिया। पत्थर के स्टूल पर हाथ रखकर जिन रुइयांग ने असहाय होकर अपनी कनपटी की मालिश की। उसकी आंखें मंद और चमकती रोशनी से झिलमिला रही थीं, उसके अंदर अवर्णनीय भावनाएं उमड़ रही थीं। उसे यकीन नहीं था कि उसने क्या सपना देखा था, लेकिन जब उसने उससे विनती भरी आवाज में कहा कि वह उसका पीछा न करे तो उसका दिल टूट गया। शायद उसके शब्दों का कुछ और अर्थ था, या शायद उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन जिन रुइयांग भाग गया। वह काय की तरह भाग गया। ये जिन रुइयांग का दिल के मामलों से पहला सामना था, लेकिन यह उतना रोमांचक नहीं था जितना उसने सोचा था, और वह कुछ हद तक सतर्क भी था। इससे पहले जिन रुइयांग को अपने आप पर पूरा भरोसा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने सौम्य संस्करण के प्रति जू सिसी के पुराने स्नेह पर निर्भर था। लेकिन ध्यान से सोचने पर शायद वह उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करती थी जो सौम्य और शिष्ट स्वभाव का हो। अपने चेहरे को कई बार ठंडे पानी से धोते हुए जिन रुइयांग पत्थर के स्टूल पर एक तरफ झुक गया। उसकी पतली जैद जैसी उंगलियां धीरे धीरे उसकी कनपटियों की मालिश कर रही थीं। जिन रुइयांग को जू सिसी के कमरे में वापस जाने में काफ़ी समय लगा। तब तक जू सिसी सो चुकी थी और अब वह सपनों में बात नहीं कर रही थी। जिन रुइयांग ने संयोगवश उसके माथे पर अंडे के आकार का उभार देखा। उस क्षण उसकी सारी शंकाएं दूर हो गईं, उसकी आंखें केवल दया से भर गईं। जियो सिसी, वह स्नेह से बुदबुदाया, उसकी ठंडी उंगलियां हल्के से उसके सिर पर उभरे उभार को छू रही थीं। फिर जू सिसी ने उसका नाम पुकारा मानो उसे जवाब दे रही हो, भाई रुइयांग। हालांकि वह अभी भी सो रही थी। अचानक जिन रुइयांग नीचे झुका और उसके होंठों के करीब झुक गया तथा अपने होंठों से धीरे से उसके होंठों को छू लिया। मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? उसने धीरे से फुसफुसाया, मानो हार मान रहा हो।
एक वाक्य उसके हृदय को इतना घुटन भरा महसूस करा सकता था कि वह भयभीत हो जाता था, जबकि दूसरा वाक्य उसके हृदय को पुनर्जीवित करने वाली खुशी प्रदान कर सकता था। उसके मीठे सोते हुए चेहरे को देखकर जिनरू यांग अंततः विरोध नहीं कर सका। उसने उसके छोटे से चेहरे को सहलाया और उसके होठों पर एक चुंबन दिया। तारांकन, ये रात नींद रहित होने वाली थी और ये शाओटिंग ने भी काफ़ी शराब पी ली थी। बीच रास्ते में वह शौच के लिए बाहर गया तो देखा कि बाथरूम में लाइन लगी हुई है। उसने पहाड़ के पीछे की ओर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह अपनी फ्लाई खोलने वाला था, अचानक उसे एक धीमी चीख सुनाई दी। घोर अंधेरी रात में रोने की आवाज़ विशेष रूप से डरावनी थी। ये शाउटिंग कांपने से खुद को नहीं रोक सका। अरे, ये क्या हो रहा है? भूत! उसने सहज ही रोने की आवाज़ सुनी और देखा कि एक महिला लाल पोशाक में कब्र पर बैठी हुई है। उसके लंबे बाल नीचे लटके हुए थे और चांदनी में उसकी लाल पोशाक उसके बालों के साथ हवा में लहरा रही थी। ये शाओटिंग का दिल धड़क उठा। उसे अलौकिकता पर संदेह था, लेकिन उसी क्षण उसकी खोपड़ी भय से झंझना उठी। एक महिला भूत, या एक महिला? सौभाग्य से उसमें पर्याप्त हिम्मत थी, अन्यथा वह डर के मारे मर जाता। कब्र पर बैठकर रोती हुई यह युवती कहाँ से आए? ये शाओटिंग पास आया और बोला, अरे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चौंक कर जुओकिंग ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। ये शाओटिंग ने उसे पहचान लिया। क्या वह वही लड़की नहीं थी जिसने जिन यू को उसके चचेरे भाई की पत्नी के लिए शराब रोकने में मदद की थी? उसने उसे पहले भी देखा था। वह सुंदर और नाजुक थी, एक सुंदर और फुर्तीली युवती। लेकिन वह अचानक यहाँ क्यों रो रही थी? जुओकिंग उसे घूर रही थी। वह पूरी तरह से नशे में थी और मुश्किल से हिल पा रही थी, हालांकि उसके दिमाग में अभी भी स्पष्टता का एक अंश था। उसे पता ही नहीं था कि वह कब्रों वाली इस अंधेरी जगह में कैसे पहुंच गई। वापस जाने का रास्ता न खोज पाने पर जुओकिंग डर गई और रोने लगी। शराब, जो किसी व्यक्ति को साहसी बना सकती है, जुओकिंग पर काम नहीं कर रही थी। वह अभी भी डरी हुई थी। आंसू भरी आंखों वाली लड़की को अपनी ओर देखते हुए ये शाओटिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन लड़की को दयनीय पाया। एक असहाय आह भरते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। शराबी जुओकिंग उलझन में था। वह केवल उसके होठों को हिलते हुए देख सकती थी और यह नहीं सुन सकती थी कि वह क्या कह रहा था। अपना सिर झुकाए हुए जुओकिंग ने उसे स्थिर भाव से देखा। उसके हाथ उसके घुटनों पर लिपटे हुए थे, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह दयनीय लग रही थी, मानो उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। ये शूटिंग, लगता है वह सचमुच नशे में है। माफ़ करें। एक धीमी सी फुसफुसाहट के साथ वह उसे कब्र से उठाने के लिए नीचे झुका, एक हाथ उसके घुटनों के नीचे रखा और दूसरे से उसकी पीठ को सहारा दिया। एक विशिष्ट राजकुमारी धारण स्थिति। जैसे ही उसने उसे उठाया, ये शाओटिंग की पहली प्रतिक्रिया ये देखकर आश्चर्यचकित हुई कि वह कितनी हल्की थी। क्या इस लड़की ने कुछ नहीं खाया? जुओकिंग ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं, एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह। अब न तो वह रो रही थी और न ही परेशान हो रही थी। ये शाओटिंग हल्के से हंसा। सचमुच काफ़ी आज्ञाकारी। ये शाओटिंग की आंखें आड़ू के फूलों जैसी थीं जो मुस्कुराते समय थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती थीं, जिससे आकर्षण का स्पर्श बढ़ जाता था। नशे में धुत जुओकिंग उसे घूरता रहा और सोचता रहा कि उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। अनजाने में उसने अपनी उंगली से उसकी पलक को छू लिया। जैसे ही ये शाओटिंग संकरे रास्ते को पार करने वाला था, रास्ता इतना संकरा था कि चांदनी भी उसमें नहीं आ पा रही थी, क्योंकि आसपास के पेड़ों ने उसे अवरुद्ध कर रखा था। सौभाग्यवश उसकी रात्रि दृष्टि अच्छी थी, लेकिन अब उसकी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा था। लड़की, जाने दो, वरना मुझे तुम्हें वापस फेंकना पड़ेगा, उसने उसे डराने की कोशिश करते हुए कहा। वह उदासीन थी। थोड़ी देर बाद उसका हाथ धीरे धीरे हट गया और वह बड़ी मासूम आंखों से उसे देखने लगी। एक बार जब वह उसे छोड़ चुकी तो ये शाओटिंग ने चलते रहने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसकी आंखें फिर से ढक गईं। वही कोमल हाथ। क्या तुम सचमुच नशे में हो या नहीं? उसने पूछा। जुओकिंग ने ये शाओटिंग को मूर्खतापूर्ण तरीके से देखा। वह काफ़ी हैरान था। उसकी आवाज़ सुनकर उसने फिर से उसे छोड़ दिया, फिर से ढक दिया, फिर छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए इसे लगभग 15 बार खेलें। ये शाओटिंग ने शांति से उसे अपनी जगह पर पकड़ रखा था और उसके खेल खत्म होने का इंतजार कर रहा था। 18वीं बार ये शाओटिंग ने मुड़कर उसे ज़मीन पर बिठाया और उसके सामने झुककर भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम बाहर जाना चाहती हो या नहीं? हाँ, जुओकिंग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा शराब पीने के कारण धीमी और प्यार भरी हो गई थी। उसने आज्ञाकारी ढंग से एक छोटे खरगोश की तरह सिर हिलाया, जिससे ये शाओटिंग को अनायास ही हंसी आ गई। वह खुद को रोक नहीं सका और उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे धीरे से मना लिया। अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो अच्छा है, मेरी आंखों को मत ढकना, ठीक है? जुओकिंग ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। उसकी नज़र उसकी आकर्षक आड़ू के फूल जैसी आंखों पर पड़ी।
जैसे ही उसने सिर हिलाया, उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने फिर से उसकी आंखों को ढक दिया। ये सोचते हुए कि वह सफल हो गया है, ये शाओटिंग उसकी आंखों को अथक रूप से ढकने के अपने अनगिनत प्रयासों में, ये शाओटिंग ने उसके छोटे हाथों को भी जबरन फंसाने का फैसला किया। रास्ते में वह लगातार रोती भी रही। जब ये शाओटिंग उसे वापस ले गए तो गाओ लिहोंग और जू वेंटियन ने उन्हें कई संदिग्ध निगाहों से देखा। शादी की रात को देखने वालों की संख्या काफ़ी थी। कई लोग दुल्हन के कमरे में छेड़छाड़ और शरारतें करना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यान कुइहुआ इस दृश्य पर नजर रख रहा था। जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की, उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। यान कुइहुआ के शब्दों में, वह अभी भी अपनी पोती को गोद में लेने का इंतजार कर रही थी। यह एक ऐसी माँ थी जिसने अपनी बेटी को बहुत अधिक बिगाड़ा। अपनी पोती को गोद में लेने के बारे में ही सोचते हुए उन्होंने पोतों में कोई रुचि नहीं दिखाई। अगली सुबह जू नेनियन सुबह 9 बजे तक सोता रहा और फिर उठ गया। जब वह जागी तो जिनयू कमरे में नहीं था। जू नेनियन ने घबराहट से अपना सिर रगड़ा। उसके सिर में बहुत दर्द हुआ। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे आधी रात को सर्दी लग गई हो? जू नेनियन ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह वास्तव में कुछ कटोरी बिना अल्कोहल वाली मीठी शराब पीकर नशे में धुत हो गई थी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वह अभी भी इस बात से अनजान थी कि उसके दोनों प्रियतम अभी भी नशे में थे। कपड़े पहनने के बाद जू नेनियन ने जिनयू को खोजने के लिए नीचे जाने की योजना बनाई। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि जू अहोंग और जिन नानकसी गलियारे के अंत में खड़े थे, जिसे देखकर जू नेनियन ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठा लीं। आखिर उसके दूसरे चाचा क्या कर रहे थे? अंकल जू, क्या आपको मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत है? जिन नानकसी ने विनम्रता से पूछा। जू अहोंग ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। यह कोई खास बात नहीं है, मैं बस आपसे अपनी सीसी और उस लड़के जिन रुइयांग के बारे में बात करना चाहता था। पिछली रात की घटनाओं के बाद जू अहोंग की अंतरात्मा जाग उठी। उसने महसूस किया कि वह अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी को फंसा नहीं सकता। उन्हें यह मामला उठाते हुए सुनकर जिन नानकसी मुस्कुराए और अपना मुंह ढक लिया। चाचा जू, निश्चिंत रहें, मैंने इस बारे में रुयांग की माँ से पहले ही बात कर ली है। अगर ऐसा हो सके तो रुयांग विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। जू अहोंग, जो मना करने की योजना बना रहे थे, सच में रुयांग सहमत हैं। ये तय हो गया है, चिंता मत करो। आइए इस मामले को समाप्त मान लें। तो ये बस ऐसे ही तय हो गया। जू अहोंग ने कहने के लिए बहुत कुछ तैयार किया था, लेकिन अब अचानक उसने पाया कि वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यदि भावी ससुराल वालों ने कहा कि ऐसा हो सकता है, तो उनकी सीसी की भावनाएं पूरी तरह से अनुचित नहीं थीं। इस विचार के साथ जू अहोंग के दिमाग में फिर से छोटी छोटी योजनाएं घूमने लगीं। उसकी बेटी आखिरकार उसका अपना खून थी, खांसी खांसी, और ऐसा अच्छा जवान आदमी पाकर जू अहोंग खुश था। अब जबकि उनके माता पिता ने उन्हें हरी झंडी दे दी है, तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह उसका दबाव नहीं था, वह निर्दोष था। इस विचार के साथ ही जिन रुयांग के प्रति जू इरहोंग के मन में जो अपराध बोध था, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। अंत में एक कण भी नहीं बचा। उन दोनों की बातचीत को सुनकर जू नेनियन को अब उस उत्तेजना में अपनी नाक घुसाने का मन नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए उसके पेट पर थपथपाया, उसे प्यार से छुआ और कहा, अच्छे बच्चों, चलो तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जिनयू कहाँ चला गया था। चेन शियाओरो विशेष रूप से नेक था। उसने सुबह सुबह पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार कर दिया था। यहाँ तक कि जब यान कुइहुआ ने उसे आराम करने का सुझाव दिया, तो भी उसने मना कर दिया। अब विवाहित चेन शियाओरो के बाल पिनअप में बंधे हुए थे और जू नेनियन ने देखा कि उसके चेहरे पर थोड़ी अधिक स्त्रीत्व झलक रही थी, लेकिन वह बिल्कुल सामान्य रूप से चलती हुई प्रतीत हो रही थी। वहाँ किसी प्रकार की असुविधा के लक्षण नहीं थे। जू जिकियांग के व्यक्तित्व के कारण लोग उसकी आलोचना करना चाहते थे। जू नेनियन को संदेह हुआ, उसने कल रात जियाओरो को बिल्कुल भी नहीं छुआ था। क्या उसने ऐसा किया था? यांग कुइहुआ अपने अनुभवी अनुभव के साथ एक नज़र में बता सकती थी कि चेन शियाओरो और जू जिकियांग के बीच कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी। वह उनके चेहरों पर मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उसने तुरंत जू नेनियन को वापस कमरे में खींच लिया। उसका चेहरा एकदम से लंबा हो गया। उस लड़के जिकियांग को क्या हो गया है? जिकियांग के बारे में क्या? जू नेनियन ने हैरान होकर पूछा। यान कुइहुआ ने गुस्से में अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख लिए। उसने कल रात जियाओरो को छुआ तक नहीं। शू नेनियन को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन यान कुइहुआ को ये कहते हुए सुनने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, माँ, आपको कैसे पता? यान कुइहुआ गुस्से में जू नेनियन के बिस्तर पर बैठ गया और उसे डांटने लगा, मुझे कैसे पता नहीं चला? मैं सारी रात दरवाजे पर खड़ा सुनता रहा, कोई आहट नहीं सुनी, और आज सुबह तो जियाओरो मुझसे भी पहले उठ गया। जू नेनियन, माँ, आप छुपकर क्यों सुन रही थीं? यान कुइहुआ ने मन ही मन सोचा, क्या वह चुपके से सुन नहीं सकती? ये सब इसलिए है क्योंकि उसके बेटे में विवेक की कमी है।
आखिर जिकियांग क्या सोच रहा है? जियाओ रो एक बहुत अच्छी लड़की है और जब तक वह अभी भी गर्म है वह उसे पकड़कर नहीं रख रहा है। यान कुई हुआ अपने दिल में चिंतित थी क्योंकि उसने मामले को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा था। अब जबकि परिवार के पास पैसा था, यान कुई हुआ को डर था कि जू जिकियांग कुछ अनुचित महिलाओं को घर ला सकता है। जियाओ रो सबसे लंबे समय तक उसके साथ रही थी, इसलिए यान कुई हुआ को उसके साथ अधिक सहजता महसूस हुई। माँ, मैं जिकियांग से बाद में बात करूंगी, जू नेनियन ने हंसते हुए कहा और उसने उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। यान कुई हुआ ने अपनी गर्भवती पेट के साथ अपनी अनमोल नेनियन को देखा और थोड़ा बेहतर महसूस किया। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। मेरी पोती बहुत अच्छी है। जू नेनियन, बहुत बढ़िया। उसने अनुमान लगा लिया था कि यह फिर से पोती ही है। जू जिकियांग की समस्याओं को एक तरफ रखते हुए जू सान्या, जो जिकियांग की युवा चाची हैं, को उसकी शादी में मदद करने के लिए आना ही था। ग्रामीण इलाकों में 3 दिनों तक भोज का आयोजन करने की प्रथा है और आज भी उन्हें ग्रामीणों को भोजन के लिए आमंत्रित करना पड़ा। हालांकि आज सुबह सुबह जू सान्या को शहर से किसी ने वापस बुला लिया। ऐसा कहा जाता है कि जू सान्या के पड़ोसी किंगशान गांव के बगल वाले गांव में आए थे, इसलिए उन्होंने जू सान्या को ये बात बताई। पता चला कि जू सान्या का पति बीमार था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जू सान्या के पास कोई विकल्प न होने के कारण वह जल्दी से वापस लौट आया। जू नेनियन को नाश्ते के बाद तक इस बारे में पता नहीं चला। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठकर खुशी से खाना खा रहा था, सिवाय उस बूढ़ी महिला के जिसके चेहरे पर उदासी थी। नाश्ते के बाद बूढ़ी औरत ने जू नेनियन से कहा, बेबी नियान, तुम बाद में जियोजिन के साथ अपनी यंग आंटी से मिलने जाओ। तुम्हारे छोटे चाचा बीमार हैं और हम यहाँ से नहीं जा सकते, इसलिए जाकर देख लो। वृद्ध महिला ने आंखें नीची करके एकाग्रचित होकर बात की। जू नेनियन ने हाँ कहकर सहमति जताई। बूढ़ी महिला के रवैये से जू नेनियन को स्पष्ट रूप से लगा कि कुछ समस्या हो सकती है, अन्यथा उसने उसे और जिन यू को जाने के लिए नहीं कहा होता। वह अब गर्भवती थी और बूढ़ी महिला उसे इधर उधर घूमने देने के लिए अनिच्छुक थी, इसलिए चूंकि उसने सक्रिय रूप से उसे जाने के लिए कहा था तो कुछ छिपी हुई समस्याएं होनी चाहिए। दरअसल जब जिन यू कार चलाने गया तो बूढ़ी महिला की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। उसने जू नेनियन को एक तरफ खींच लिया और गंभीरता से कहा, बेटी, तुम हमारे परिवार में सबसे छोटी हो। जब आप अपनी युवा चाची से मिलने जाएं तो ये जानने की कोशिश करें कि डू जिवेन हाल ही में क्या कर रहा है। बूढ़ी महिला ने केवल ये शब्द कहे, कुछ भी अनावश्यक नहीं, और वह अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि कल रात जब वह कुछ गांव की महिलाओं के साथ बातचीत और यादें ताज़ा कर रही थी तो उसने कुछ गपशप सुन ली थी। हाल ही में खबर आई थी कि सान्या के पति को पड़ोसी शहर में एक युवती के साथ घूमते हुए देखा गया था। चाहे बूढ़ी महिला ने अपने बच्चे के बारे में कितनी भी शिकायत की हो, वह केवल मौखिक शिकायत थी, वह वास्तव में उससे घृणा नहीं करती थी। ये सुनकर कि डू जिवेन का किसी अन्य महिला के साथ अनुचित संबंध हो सकता है, बूढ़ी महिला चुप नहीं रह सकी। लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी या कुछ और गंभीर बात थी, इसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है। दो और बूढ़ी महिला का स्वभाव बहुत उग्र था और उसे डर था कि एक बार वहां पहुंचने पर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगी और पहले किसी को पीटना शुरू कर देगी। वह दामाद डू जिवेन परिवार के बाकी सदस्यों से अलग था। वह एक शिक्षक था, कभी भी बहुत चालाक या धूर्त नहीं था। वह यूं ही गाली देकर बाद में भूल नहीं जाएगा, इसलिए बूढ़ी महिला चाहती थी कि जू नेनियन वहां जाकर स्थिति की जांच करें। बूढ़ी महिला वास्तव में जू नेनियन को छोड़कर किसी को भी यह काम सौंपने में सहज नहीं थी, जो अपने काम में विश्वसनीय थी। परिवार के बाकी सभी लोग लापरवाह थे। जू नेनियन को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने पहले ही यहां आने की योजना बना ली थी। विशेषकर इस बार जब उसके छोटे भाई की शादी हो रही थी और यह छोटा चाचा अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा था, तो जू नेनियन को पहले से ही नाराजगी महसूस होने लगी थी। जिन्यू गाड़ी चला रहा था और जू नेनियन अपनी पिछली यादों का अनुसरण करते हुए उसे जू सान्या के घर ले गई। ये शहर की एकमात्र 5 मंजिला इमारत थी जो शिक्षकों का आवास परिसर था। ये पहले से ही काफी पुराना था। जिन्यू ने कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी, जिससे वहां मौजूद कई लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। जिन्यू और जू नेनियन दोनों इसके आदी हो गए थे। ये कार नई थी जिसे जू जिकियांग ने अभी अभी खरीदा था। आने से पहले जू नेनियन और जिन्यू ने जानबूझकर शहर के केंद्र में फल बेचने वाली जगह से फलों के कई बैग खरीदे थे। जू नेनियन वास्तव में इस जगह से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी, यहाँ तक कि मूल मालिक की याद में भी वह शायद ही कभी जू सान्या के घर गई थी। इसलिए उन दोनों ने रास्ते में दिशा निर्देश मांगे, इससे पहले कि वे जू सान्या के घर तक पहुंच पाते। जू सान्या का घर 5वीं मंजिल पर था। जिन्यू उसे इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हुए नहीं देख सका, इसलिए जब आसपास कोई नहीं था तो उसने उसे उठाया और बिना सांस फूले सीढ़ियों से 5वीं मंजिल तक भाग गया। जू नेनियन ने फलों के बैग पकड़े हुए मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर एक चुंबन दिया। बुरा नहीं है, जिन्यू ने सहजता से उत्तर दिया, मुझे एक और दे दो।
जू नैनियन ने उस पर आंखें घुमाईं, उसे कोई खुशी नहीं हुई और खटखटाने से पहले उसने अपने सामने जंग लगे लोहे के दरवाजे को देखा। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया। क्या घर पर कोई नहीं है? जू नैनियन ने पूछा। जिनयू ने अपना एक हाथ जू नैनियन की कमर पर रखा था और दूसरा हाथ जोर से दरवाजे पर थपथपा रहा था। युवा चाची, क्या आप वहाँ हैं? कई धमाकों के बाद उन्होंने अंततः कदमों की आहट सुनी और एक अधीर आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला तो एक 17 या 18 साल की लड़की चप्पल पहने हुए खड़ी थी। ये व्यक्ति कौन था? जू नैनियन को लगभग ऐसा लगा कि वे गलत जगह पर चले गए हैं। जिनयू के सुंदर चेहरे को देखकर लड़की की अधीर अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? उसकी आवाज़ कुछ धीमी हो गई। उसकी आंखें जिनयू पर टिकी हुई थीं, उनमें थोड़ी शर्म भी थी। जू नैनियन का मुंह फड़क उठा। क्या उसके साथ अदृश्य जैसा व्यवहार किया जा रहा था? दरवाजा खुलने के बाद जिनयू ने सामने वाले व्यक्ति की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये जू सान्या का घर है? जू नैनियन ने विनम्रता से पूछा, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने गलत दरवाज़ा खोला हो। तभी लड़की की नज़र जू नैनियन पर पड़ी। जब उसने जू नैनियन का सुंदर चेहरा देखा तो उसकी अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए अधीरता में बदल गई। हाँ, आप कौन हैं? लड़की ने झुंझलाहट से पूछा। मैं उसकी भतीजी हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह इस समय कहाँ है? जैसे जैसे लड़की अधीर होती गई, जू नैनियन की आवाज़ भी ठंडी होती गई। तुम उसकी भतीजी हो? लड़की ने जू नैनियन की ओर देखा, मानो कुछ आंक रही हो। एक सेकंड से भी कम समय तक सोचने के बाद उसकी अधीरता पूरी तरह से गायब हो गई, इतनी तेजी से कि मानो वह किसी नाटक का दृश्य हो। ओह, ये नैनियन होना चाहिए, है ना? कृपया अंदर आएं और बैठें। मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाता हूँ। इससे पहले कि जू नैनियन जवाब दे पाती, लड़की तुरंत मुड़ी और घर के अंदर चली गई। जब वह पानी डालने गई तो उसकी चप्पलों से खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, ये व्यक्ति सही नहीं है। लेकिन जिनयू के वहां होने से जू नैनियन इन राक्षसों और आत्माओं से डरी नहीं। उसने सीधे जिनयू को खींच लिया और अंदर चली गई। आओ, थोड़ा पानी पी लो। लड़की ने 2 गिलास पानी डाला, एक जू नैनियन के लिए और दूसरा जिनयू के लिए। इसे जिनयू को सौंपते समय एक स्पष्ट विराम था जो लंबे समय तक चला। जिनयू ने पहले ही कप ले लिया था लेकिन वह उसे पकड़े रही। जू नैनियन ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या वह उसके सामने ही उसके पति के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रही थी? ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था और जू नैनियन को विनम्र बने रहने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने ठंडे स्वर में पूछा, यह मेरी छोटी चाची का घर है। आप कौन हैं और यहाँ क्यों रह रहे हैं? आह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी याददाश्त देखो। लड़की ने झुंझलाहट में अपना सिर पीट लिया और जू नैनियन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आपके छोटे चाचा मेरे चचेरे भाई हैं। मैं और मेरी माँ कुछ दिन पहले ही लिन सिटी से आए हैं और मैं यहाँ नौकरी ढूंढने की योजना बना रहा हूँ। अभी तक कोई नहीं मिला है, इसलिए हम अस्थायी रूप से मेरे चचेरे भाई के घर पर रह रहे हैं। चचेरा भाई? जू नैनियन ने अपने होंठ भींच लिए, ये सोचते हुए कि उसकी दादी की चिंताएं निराधार नहीं थीं, उन्होंने जरूर कुछ अफवाहें सुनी होंगी। उसे इस छोटे चाचा के परिवार में कोई रिश्तेदार याद नहीं था। बूढ़ी महिला ने जू सान्या की शादी डू जिवेन से करने के लिए सहमति दे दी थी क्योंकि उसके परिवार में इतने जटिल रिश्तेदार नहीं थे। वे केवल एक बड़े भाई के साथ ही संपर्क में रहे। और अब अचानक ये रिश्तेदार आ गया। तुम्हारी माँ कहाँ है? जू नैनियन ने बिना बात घुमाए सीधे पूछा। शायद क्योंकि सवाल बहुत सीधा था, लड़की ने ज्यादा नहीं सोचा और बस इतना कहा, वह मेरे चचेरे भाई की देखभाल करने के लिए अस्पताल गई है। मेरी युवा चाची भी अस्पताल में है ना? जू नैनियन ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था जिसे उसने छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जू नैनियन और जिनयू ने फिर भी इसे देख लिया। हाँ, वह वहाँ है। कौन सा अस्पताल? उसने पूछा। ये शहर का सबसे बड़ा क्लिनिक है। यहाँ से बस एक मोड़ ले लो और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। बोलने के बाद लड़की ने जल्दी से एक सवाल पूछा, मैंने सुना है कि किंगशान गांव में बड़ी फैक्ट्री आपके परिवार के स्वामित्व में है, क्या ये सही है? ये सुनकर जू नैनियन ने मन ही मन उपहास किया। अब उसे समझ में आया कि वह लड़की, जो शुरू में उसके प्रति अधीर थी, ने ये सुनने के बाद कि वह जू सान्या की भतीजी है, अपना रवैया इतनी जल्दी क्यों बदल दिया। हाँ, जू नैनियन ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे भी अपने छोटे चाचा से मिलने जाना है, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। जिनयू, चलो चलें। अरे, जरा रुको। लड़की जल्दी से खड़ी हो गई, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, जू नैनियन ने साफ मना कर दिया। वह उसके साथ कोई दिखावा नहीं करना चाहता था। जैसे ही जू नैनियन और जिनयू कमरे से बाहर निकलने वाले थे, एक युवा लड़की बैग लेकर बाहर से अंदर आई। ये युवा लड़की जू नैनियन की चचेरी बहन वेई वेई थी, जो जू सान्या की बेटी थी।
वेई वेई एक मिडिल स्कूल का छात्र था क्योंकि वे अक्सर एक दूसरे को नहीं देखते थे। वेई वेई और जू नैनियन बहुत करीब नहीं थे, लेकिन छोटी लड़की ने जू नैनियन को अजनबी नहीं समझा। जू नैनियन को देखकर वेई वेई ने आश्चर्य से पूछा, बहन नैनियन, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने सुना है कि छोटे चाचा अस्पताल में हैं और मेरी माँ ने मुझे स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा है। वेई वेई, तुम वापस आ गए। जिस लड़की ने जू नैनियन और जिन यू की सेवा की थी उसने अचानक पुकारा। वेई वेई ने उसे घूरा और जू नैनियन को घर की ओर खींचा। बहन नैनियन, मेरे कमरे में आओ। पिछली लड़की के प्रति वेई वेई के स्पष्ट प्रतिरोध को देखकर जू नैनियन ने जिन यू के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, अपना मन बदल दिया और तुरंत अस्पताल नहीं गई, लेकिन वेई वेई का पीछा करते हुए उसके कमरे में चला गया। लड़की अभी भी उनके पीछे अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वेई वेई ने पीछे मुड़कर कहा, यह मेरा कमरा है, अंदर मत आना। मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ, तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? लड़की वेई वेई की बातों से नाराज हो गई, उसके चेहरे पर उसकी नाखुशी साफ दिखाई दे रही थी, विशेष रूप से जू नैनियन और जिन यू के सामने। इससे उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए बोलते समय उसकी आवाज़ में कुछ अधीरता थी। जू नैनियन ने उसे एक नज़र देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती उसने वेई वेई को जवाब देते सुना, मेरे केवल 2 चचेरे भाई हैं, एक जू सिसी है, दूसरी जू नैनियन है। आप कौन से चचेरे भाई हैं? मुझे आपके बारे में जानकारी नहीं है। जू नैनियन ने वेई वेई को कई बार नहीं देखा था, लेकिन वेई वेई के बारे में उनकी धारणा एक अच्छे व्यवहार वाली छोटी लड़की की थी। हालांकि जू नैनियन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी तीखी जुबान वाली होगी। तुम, लड़की ने नाराज होकर वेई वेई की ओर अपनी उंगली उठाए, लेकिन जू नैनियन ने जल्दी से अपना हाथ उठाकर उसे दूर कर दिया। मेरी छोटी चचेरी बहन पर अपनी उंगली मत उठाओ, यह उसका कमरा है, वह जिसे चाहे अंदर आने दे सकती है। लड़की को पहले वेई वेई ने जवाब दिया और अब जू नैनियन ने उससे इतनी बेबाकी से बात की कि उसकी अभिव्यक्ति लगभग गुस्से से विकृत हो गई। जू नैनियन ने सोचा कि वह गुस्से से फट पड़ेगी, लेकिन फिर उसने देखा कि लड़की अपनी आंखों में नाराजगी को बलपूर्वक दबा रही है। जू नैनियन की ओर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, वेई वेई युवा है और चीज़ों को नहीं समझती है, मैं उसके खिलाफ ये बात नहीं रखूंगी। आपने वेई वेई को बहुत समय से नहीं देखा है ना? मैं अब तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा। बोलते समय एक कोने में, जहां जू नैनियन और जिन यू नहीं देख सकते थे, उसने वेई वेई को घूरा, जिससे वेई वेई ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। जू नैनियन ने वेई वेई को बिस्तर के किनारे खींच लिया और उसके सामने एक स्टूल पर बैठ गई। वेई वेई, वह कौन है? बहन नैनियन को बताओ, तुम उसे नापसंद क्यों करती हो? वेई वेई को अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें समझनी चाहिए, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास उस लड़की को इतना नापसंद करने का कोई कारण होगा। निश्चित रूप से। जैसे ही उसने पूछना समाप्त किया, उसने देखा कि वेई वेई नीचे देख रहा था, लेकिन एक शब्द भी कहने को तैयार नहीं था। जू नैनियन ने जिन यू को देखा और उससे कहा, तुम बाहर जाओ और पहले मेरा इंतज़ार करो। ठीक है। जिन यू बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया और तुरंत चला गया। उसके चले जाने के बाद जू नैनियन ने वेई वेई से कहा, वेई वेई, अब केवल तुम और सिस्टर नैनियन ही हो। क्या आप सिस्टर नैनियन को बता सकती हैं कि बाहर जो महिला है वह कौन है? यदि वेई वेई परेशान है तो सिस्टर नैनियन आपको इसका बदला लेने में मदद करेंगी। जू नैनियन अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति बहुत सहिष्णु थी, इसलिए वह उन लोगों के प्रति बहुत उदासीन थी जो उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते थे। शायद ये जू नैनियन की आवाज़ थी जो अत्यधिक कोमल लग रही थी, जिससे वेई वेई को सुरक्षा का एहसास हुआ। वेई वेई कुछ मिनट तक भी नहीं हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया। उसका नाम झाओ झेनझेन है, मेरी चचेरी बहन नहीं। हमारे परिवार में ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है और मेरी माँ और मुझे इस साल ही उनके बारे में पता चला। वेई वेई की झुंझलाहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। कुछ दिन पहले वह और उसकी माँ हमारे घर आई और कहा कि वे नौकरी की तलाश में हैं और उन्हें अस्थायी रूप से हमारे घर पर रहना है। मेरी माँ भी बिना सोचे समझे इस पर सहमत हो गईं। जैसे कुछ याद आते ही वेई वेई का गुस्सा और भी बढ़ गया। भाई चिकियांग की शादी हो रही थी और हमारा पूरा परिवार जाने वाला था, लेकिन उस रात मैंने झाओ झेनझेन की माँ को लिविंग रूम में मेरे पिताजी से बात करते हुए सुना। मैंने उनकी बातें स्पष्ट रूप से नहीं सुनी, लेकिन अगले दिन मेरे पिताजी ने हमें जाने ही नहीं दिया। वेई वेई अब जूनियर हाई स्कूल में थी और वह जानती थी कि खुलकर बोलने से अनावश्यक परेशानी हो सकती है। उदाहरण के लिए, वह जानती थी कि उसके पिता ने उन्हें दावत में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण जू नैनियन के मन में उसके परिवार के प्रति द्वेष पैदा हो सकता था, लेकिन फिर भी उसे यह बात कहनी पड़ी। वेई वेई ने कहा, इस वजह से मेरे पिताजी ने मेरी माँ से बहस भी की और गुस्से में मेरी माँ मेरी दादी के घर भाग गईं। जू नैनियन ने कुछ देर तक सुना और कुछ संकेत समझकर वेई वेई से पूछा, तो फिर वेई वेई झाओ झेनझेन को नापसंद क्यों करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह और उसकी माँ बेशर्म है। वेई वेई ने गुस्से से कहा, उस रात मैंने झाओ झेनझेन की माँ को मेरे पिताजी के कमरे से बाहर आते देखा।
बोलते बोलते वेई वेई रोने लगी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा अपने पिता से झगड़ा हुआ था और उन्होंने उस महिला के लिए मुझे थप्पड़ भी मारा था। पिछले कुछ दिनों से झाओ झेनझेन मेरी चीज़ें ले रही है, मेरी अनुमति के बिना मेरे सामान की तलाशी ले रही है, और मेरे पिताजी अभी भी मुझे उसकी बात मानने को कहते हैं। वह अचानक खड़ी हो गई और जू नेनियन से बोली, बहन नेनियन, वह पहले से ही 18 साल की है, मैं उससे भी छोटी हूँ, और फिर भी मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि मैं उसे अपनी मर्जी से काम करने दूँ। मैं उससे नफरत कैसे न करूं? शांत हो जाओ। जू नेनियन ने छोटी लड़की के हाथ थपथपाए, उसकी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि उसके छोटे चाचा को सचमुच कुछ समस्या थी। जू नेनियन ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। उस दिन आपने झाओ झेनझेन की मां को आपके पिताजी के कमरे में जाते देखा, वह वहां कितनी देर तक रहीं? यद्यपि वेई वेई को कई बातों का एहसास था, फिर भी वह युवा थी और चीजों का आकलन केवल अपनी सोच के अनुसार ही करती थी। झाओ झेनझेन की मां को उसके पिता के कमरे में प्रवेश करते देख उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि उसके पिता का किसी के साथ प्रेम संबंध है। जब जू नेनियन ने उससे ऐसा पूछा तो वेई वेई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने अपने होंठ भींच लिए और याद करने लगी। काफी देर बाद जू नेनियन ने आखिरकार उसे यह कहते सुना, लगता है कि यह सिर्फ 2 या 3 मिनट का समय था। ये सुनकर जू नेनियन ने उससे पूछा, क्या वे कभी तुम्हारी मां की दुकान पर गए हैं? जिंगलू लौटने से पहले जू नेनियन ने जू सान्या को बटर नूडल हाउस फ्रेंचाइजी में शामिल होने के लिए कहा था, जिसने काउंटी शहर में एक स्टोर खोला जो बहुत लोकप्रिय था। जू नेनियन ने सोचा कि झाओ झेनझेन ने उसके प्रति ऐसा अलग रवैया क्यों दिखाया था और अनुमान लगाया कि क्या ये पैसे के लिए था। वे युवा थी लेकिन बुद्धिमान थी, और जैसे ही जू नेनियन ने इसका उल्लेख किया उसे बात समझ में आ गई। क्या आपके पिताजी उन्हें अपनी इच्छा से वहां ले गए थे? जू नेनियन ने पूछा। वेई ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वे वहां खुद गए थे। मैं उस दिन दुकान पर परीक्षा का पेपर लेने गया था जो मैं पीछे छोड़ आया था, और मैंने आंटी वांग को, जो वहां मदद कर रही थी, इस बारे में बात करते सुना। ये सुनकर जू नेनियन को स्थिति की कुछ समझ आ गई। इस समय उसके छोटे चाचा की बेवफाई की संभावना काफी अधिक थी। चलो वेई, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के लिए अस्पताल ले चलता हूँ, जू नेनियन ने कहा, और वेई तुरंत सहमत हो गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उन्होंने देखा कि झाओ झेनझेन एक फल से भरा टूथपिक पकड़े हुए है और उसे जिन्यू को खिलाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि जू नेनियन विस्फोट कर पाता, वेई पहले ही फट चुका था। आमतौर पर अच्छे व्यवहार वाली लड़की अचानक जलते हुए पटाखे की तरह हो गई और गुस्से में झाओ झेनझेन को धक्का देने के लिए दौड़ी। उसने जोर से गाली दी, झाओ झेनझेन, तुम बेशर्म हो, तुम अपनी माँ की तरह क्यों हो? ये मेरे चचेरे भाई हैं, क्या आपकी कोई गरिमा नहीं है? वेई क्रोधित हो गया। जिस बल से उसने झाओ झेनझेन को धक्का दिया वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। झाओ झेनझेन को उसके पीछे एक कैबिनेट में धकेल दिया गया और उसकी कमर में चोट लग गई। वह धीरे से बोली, उसके चेहरे पर दर्द और दया का मिश्रण था। वेई, तुम क्या कर रहे हो? जू नेनियन भावशून्य होकर आगे बढ़ी, जबकि जिन्यू ने स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने स्पष्टीकरण देने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने शुरू से अंत तक उस महिला की ओर नहीं देखा था। यदि वे नहीं आते तो झाओ झेनझेन का हाथ जो उसकी ओर बढ़ा हुआ था संभवतः टूट गया होता, और जू नेनियन को जिन्यू पर संदेह नहीं होता, क्योंकि उनके मानक बहुत ऊंचे थे। अतीत में बहुत सी खूबसूरत महिलाएं उसके पीछे पड़ी थीं। जिन्यू वास्तव में झाओ झेनझेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक नज़र भी नहीं छोड़ेगा। शू नेनियन ने हमेशा दुश्मनों का सबसे लाभदायक दमन करने का तरीका अपनाया था, जो कि उनके साथ हवा जैसा व्यवहार करना था। पर अब उसके हाथ खुजली कर रहे थे। झाओ झेनझेन को अभी भी अपनी कमर पकड़े हुए और बार बार जिन्यू को गुप्त निगाहों से देखते हुए जू नेनियन ने मेज से पानी का एक गिलास उठाया और एक झटके के साथ इसे सीधे झाओ झेनझेन के चेहरे पर उड़ेल दिया। मेरा पति तुम्हारे स्तर से बाहर है। जू नेनियन ने सीधे कार्रवाई की, जिससे न केवल झाओ झेनझेन और वेई को आश्चर्य हुआ, बल्कि जिन्यू भी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित हो गया। आखिरकार जू नेनियन का पिछला चरित्र उसे ऐसा करने की कभी अनुमति नहीं देता। उस समय जिन्यू को कुछ खुशी महसूस हुई। उसकी पत्नी ईर्ष्यालु थी। बर्फ के पानी से भीगी झाओ झेनझेन को होश में आने में काफी समय लगा। उसके बाद उसने एक तीखी चीख निकाली। उसके चेहरे का भाव लगभग बिगड़ गया था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने खुद को रोकते हुए धीरे से कहा, न्यानियन, क्या तुमने कुछ गलत समझा है? चुप रहो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह नहीं जानता, मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। वेई, चलो चलें अस्पताल के लिए। जू नेनियन ने वेई को लिया और जाने लगे। जिन्यू उनके पीछे पीछे चला। झाओ झेनझेन ने जिन्यू को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जिन्यू ये भी नहीं चाहता था कि वह उसके सिर के पीछे देखे, और एक धमाके के साथ उसने दरवाजा बंद कर दिया। झाओ झेनझेन तुरंत क्रोधित हो गई और अपने पैर पटकने लगी।
वेई वेई, जिसे शू नैनियन ने खींचा था, काफी देर बाद अपने आश्चर्य से उभरी और शू नैनियन से बोली, बहन नैनियन, आप अभी सचमुच अद्भुत थीं। जू नैनियन ने अपने होठों को दबाते हुए उस पर मुस्कुराया। अब वह वास्तव में ये पुष्टि करना चाहती थी कि क्या डू जिवेन वास्तव में बेवफा था या नहीं। यदि यह बात सच निकली तो इसे संभालना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उस युग में तलाक उतना आम नहीं था जितना बाद के समय में था। इस युग में लोग एक बार विवाह कर लेते थे तो वह जीवन भर के लिए होता था, कोई भी तलाक के बारे में नहीं सोचता था। भले ही वह आदमी निकम्मा हो, फिर भी यह संभावना थी कि लोग उसे सहन कर लेंगे। जू नैनियन ने ऐसे कई उदाहरण देखे थे। अस्पताल शू सान्या के निवास से ज्यादा दूर नहीं था। वास्तव में ये पड़ोस से बाहर निकलते ही कोने के पास था। जू नैनियन को नहीं पता था कि डू जिवेन किस वार्ड में रह रहा था, लेकिन सौभाग्य से वेई वेई वहां था, इसलिए धीरे धीरे पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वार्ड पहली मंजिल पर था, और यद्यपि यह शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था, इसमें केवल 2 मंजिलें थीं और यह निजी स्वामित्व वाला था। वार्ड का पता लगाने के बाद जू नैनियन ने सीधे दरवाजा खटखटाया और अंदर से जू सान्या की आवाज आई, कौन है? युवा चाची, यह मैं हूँ, जू नैनियन ने जवाब दिया। तभी जू सान्या दरवाजा खोलने आए। वार्ड में 3 बिस्तर थे, लेकिन केवल एक ही मरीज था, डू जिवेन। डू जिवेन को बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था, बल्कि वह गिर गए थे, उनका पैर टूट गया था और कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं थीं, जिसके कारण उन्हें उस शाम तेज बुखार हो गया था। पिछले कुछ दिनों से उसे बार बार बुखार आ रहा था। उनका पैर टूटा हुआ था, शू सान्या का हाथ टूटा हुआ था, और यदि समय इतना गलत नहीं होता तो शू नैनियन ने शायद इस बात पर टिप्पणी की होती कि यह जोड़ी कितनी अच्छी जोड़ी है। शू सान्या के अलावा वार्ड में एक और महिला थी। इस महिला ने चमकदार लाल ब्लाउज और नीचे ब्रांडेड हरे रंग की लंबी स्कर्ट पहन रखी थी। लाल और हरे रंग का संयोजन काफी भद्दा था। पहली बार जब जू नैनियन ने उस पर नजर डाली तो उसे लगा कि यह भड़कीला है। वह महिला दिखने में औसत थी, अपनी युवा चाची जितनी आकर्षक नहीं थी। यद्यपि उसकी युवा चाची को अक्सर बूढ़ी महिला द्वारा बदसूरत कहकर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वास्तव में उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए वह सुंदर मानी जाती थी। बात बस इतनी थी कि वह सजना संवरना नहीं जानती थी, हमेशा कामकाजी नीले रंग का स्मॉक और पैंट पहनना पसंद करती थी। कमरे के माहौल में वैद्य और मालकिन के बीच टकराव जैसा अपेक्षित तनाव नहीं था। गर्भवती जू नैनियन को अंदर आते देख जू सान्या ने, अरे बेबी नैनियन, तुम क्यों आए हो? इतनी दूर है, तुम घर पर आराम क्यों नहीं कर लेते? ये देखकर कि जू सान्या के चेहरे पर कोई उदासी या परेशानी के लक्षण नहीं थे, जू नैनियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने दादी से सुना है कि छोटे चाचा अस्पताल में भर्ती हैं। जिकियां की अभी अभी शादी हुई है और वह घर से बाहर नहीं जा सकता। मेरी माँ ने मुझे आकर तुम्हारा हालचाल पूछने को कहा है। यदि आप व्यस्त हैं तो यहाँ मत आइए। तुम्हारे छोटे चाचा का केवल पैर टूटा है, वह अभी मरे नहीं हैं। आप भी अपने पेट के साथ अपनी माँ की तरह अपनी सीमाओं को नहीं जानते। क्या अस्पताल सचमुच आपके आने की जगह है? क्या होगा अगर आप पर कोई बुरी किस्मत आ जाए? जू नैनियन लगभग जोर से हंस पड़ी जब उसने उसे यह कहते सुना कि डू जिवेन का केवल पैर टूटा है और वह मरा नहीं है। शुक्र है कि वह समय रहते खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रही। उसकी युवा चाची बिल्कुल उसके दूसरे चाचा की तरह थी, हमेशा एक ही तरीके से बोलती थी। जब जू सान्या जू नैनियन से बात कर रही थी तो जिनयू ने आदतन वार्ड में मौजूद अन्य 2 लोगों पर नजर डाली। लेटा हुआ आदमी जू नैनियन का छोटा चाचा डू जिवेन था। डू जिवेन जिनयू से कभी नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिली उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। ये केवल जिनयू ही नहीं थी जो डू जिवेन को देख रही थी, जू नैनियन भी अपने छोटे चाचा पर नजर रख रही थी। मूल मेजबान की यादों की तरह डू जिवेन दुबला पतला था और उसने चेहरे पर काले फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। वह बहुत ईमानदार और वफादार लग रहा था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चंचल हो। जू नैनियन और जिनयू दोनों ने छोटे चाचा कहकर पुकारा। इससे पहले कि उन्हें पता चले कि उसने सचमुच धोखा दिया है, वेई वेई और जू सान्या के सम्मान में उन्हें उचित शिष्टाचार बनाए रखना पड़ा। डू जिवेन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आने के लिए धन्यवाद। यद्यपि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत उत्साहपूर्ण नहीं था, बल्कि उदासीन था, मानो वह किसी सामान्य पड़ोसी के साथ व्यवहार कर रहा हो। अंदर हरे और लाल रंग का जोड़ा पहने महिला झाओ झेनझेन की मां थी। जू नैनियन और जिनयू को प्रवेश करते देख उसने कुछ देर तक उनकी जांच की। जब उसने उन दोनों को डू जिवेन को छोटा चाचा कहते सुना तो उसकी आंखें घूम गईं। वह और उसकी बेटी झाओ झेनझेन दोनों का व्यवहार एक जैसा था, दोनों ही क्षुद्र बुर्जुआ वाली थीं और हमेशा दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती थीं। बहन सान्या, ये वही भतीजी नैनियन है जिसके बारे में आप पिछले कुछ दिनों से बात कर रही थीं, बेबी न्यान, है ना? हर बार उसका जिक्र होने पर उसे बेबी न्यान कहकर पुकारते हुए और इतने स्नेह के साथ जू नैनियन ने मन ही मन सोचा, तुम कौन हो?
वह हमेशा संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक रहती थी, ऐसा व्यवहार करती थी मानो वे बहुत करीब हों। जू नैनियन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ देखा भी नहीं। हालांकि जू सान्या ने गर्व से जवाब दिया, बेशक, मेरी बेबी नियान के अलावा कौन सी लड़की इतनी उज्ज्वल और आकर्षक होगी। जू सान्या को इस बात पर पूरा गर्व था कि उसकी भतीजी सबसे सुंदर लड़की है। ऐसा जू परिवार के उत्कृष्ट जीन के कारण संभव हुआ, जो एक अच्छे दिखने वाले पिता के लिए भाग्यशाली था। जू नैनियन ने फीकी मुस्कान दी। इस बीच वेई वेई ने दौड़कर झाओ शुईहुआ को एक तरफ धकेल दिया। डू जिवेन को खींचते हुए उसने कहा, पिताजी देखिए, जब आपका पैर टूट गया था तब भी सिस्टर नैनियन आपसे मिलने आई थी। पंक्तियों के बीच पढ़ना, भाई की आंख की शादी हो रही थी और आप मुझे जाने नहीं दे रहे थे। झाओ शुईहुआ, जिसे एक तरफ धकेल दिया गया था, ने बिना कुछ कहे अपने होंठ भींच लिए। डू जिवेन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह समझ नहीं पा रहा हो। वेई वेई के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, परेशानी के लिए धन्यवाद बहन नैनियन। उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। जू नैनियन कुछ फल लेकर आईं, जिन्हें जू सान्या ने धोया और सभी के साथ बांटा, यहाँ तक कि उदारतापूर्वक झाओ झेनझेन की माँ को भी एक फल दिया। जू नैनियन ने अपने होंठ भींच लिए, चुप हो गई। झाओ शुईहुआ ने कई बार जू नैनियन की ओर देखा, जबकि जिनयू डू जिवेन के साथ अनौपचारिक लेकिन अलग थलग तरीके से बातचीत कर रही थी। चैट यादृच्छिक और बेकार लग रही थी, लेकिन जिनयू लगातार डू जिवेन की पृष्ठभूमि की जांच कर रहा था। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें कोई जल्दबाजी कर सकता था। झाओ शुईहुआ के प्रति डू जिवेन का वर्तमान व्यवहार साथी ग्रामीणों के समान ही प्रतीत होता है, जिससे इसका आकलन करना कठिन हो जाता है। उस महिला में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं था कि क्या डू जिवेन पहले ही धोखा दे चुका था या ये सिर्फ वह महिला थी जो उससे चिपकी हुई थी। यदि यह धोखाधड़ी के बारे में था तो यह संभव नहीं लग रहा था। जू सान्या से बात करते समय डू जिवेन अधीर या उपेक्षापूर्ण नहीं लग रहे थे। वह जू सान्या के बारे में सचमुच चिंतित दिखाई दे रहे थे, और वह भी किसी जबरदस्ती के तरीके से नहीं, बल्कि एक ऐसे जोड़े के तरीके से जो लंबे समय से साथ रह रहे थे और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रख रहे थे। उनके रवैये ने जू नैनियन को कुछ हद तक हैरान कर दिया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जू नैनियन ने कहा कि वह जाने वाली है। इससे पहले कि वह जा पाती, झाओ शुईहुआ ने जल्दी से पुकारा, एक मिनट रुको बेबी नियान। उसके स्नेह भरे लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे वह जू नैनियन की युवा चाची हो। क्या बात है? जू नैनियन ने ठंडे चेहरे से पूछा, मुस्कुराए बिना। झाओ शुईहुआ ने डू जिवेन की ओर देखा और फिर जू नैनियन ने डू जिवेन को भौहें चढ़ाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। न्यानियन, मैंने सुना है कि आपकी फैक्ट्री बहुत बड़ी चल रही है। जू नैनियन के छोटे चाचा डू जिवेन को उसके व्यवसाय के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने व्यस्त होने का दावा किया और नहीं आ सके। तब से बहुत समय बीत चुका था और डू जिवेन कभी भी वहां नहीं आया था, जिससे पता चलता था कि वह करीबी रिश्तेदार बनने के लिए उतना उत्सुक नहीं था। जू नैनियन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके शब्दों में एक छिपी हुई चुभन थी। हाँ, ये काफी बड़ा है, अब 1 साल से अधिक हो गया है। चाचा इतने सारे कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें मिलने का मौका ही नहीं मिलता। आप भी जिकियांग के साथ मेरी शादी में आने के लिए बहुत व्यस्त थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब आप इतने व्यस्त नहीं होंगे। ऐसा कहते ही डू जिवेन की मुस्कान तुरंत अजीब हो गई। चूंकि वह पहले से ही इतना उदासीन था, तो अब वह क्यों पूछ रहा था? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस महिला ने उसे देखा था? जू नैनियन को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि उसकी युवा चाची ने उसे पहले कभी आने के लिए नहीं कहा था। इसलिए जबकि उसकी युवा चाची के शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा, इस अजीब महिला की एक झलक ही उसके सिर को झुकाने के लिए पर्याप्त थी। घटनाओं का एक दिलचस्प मोड़। उसके शब्दों ने डू जिवेन जो कुछ भी कहने वाला था उसे रोक दिया। उसका रंग बदसूरत हो गया, लेकिन शायद एक शिक्षक के रूप में उसके गर्व के कारण, भले ही वह सहज था, उसने अपने चेहरे पर ज्यादा उदासी नहीं दिखाए। उन्होंने जू नैनियन के व्यंग्य को न समझने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आप सभी के लिए दुख हो रहा है, मैं बस बहुत सारी चीजों में उलझ गया था।